हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू सोशल स्कूल। और आज का जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं, बेसिकली ये एक नहीं तीन सब टॉपिक्स हैं और ये तीन सब टॉपिक्स एक ही वीडियो में हम कवर कर लेंगे। बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा। चैप्टर 3 जो है क्लास 12 का, ये आज कंप्लीट हो जाएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने कोशिश की है कि चूंकि छोटे छोटे टॉपिक्स थे तो वो तीनों टॉपिक्स जो है वो एक साथ हम कंप्लीट कर देते हैं। शुरुआत जो हम करेंगे वो करेंगे एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस से, इसके बाद हैंडलिंग टेक्स्ट और फिर डायनेमिक टेक्स्ट। ये तीन सब टॉपिक्स जो हैं आपके जो आपका चैप्टर है 3 किनशिप कास्ट एंड क्लास, इस चैप्टर के कंप्लीट हो जाने वाले हैं। और इसके बाद हम चैप्टर 4 पे एंटर हो जाएंगे जिसका नाम है थिंकर्स। ठीक है, तो थिंकर्स वाले चैप्टर को फिर हम आगे शुरू करेंगे। तो होपफुली इसके पहले के सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हैं, कोई डाउट नहीं है और आप रेडी हो। देखो, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि चूंकि समय का थोड़ा अभाव है, समयाभाव है, तो इसलिए पूरे के पूरे लगभग पैराग्राफ में उठा लेता हूं। और ये इसलिए भी उठा लेता हूं ताकि लाइन बाय लाइन आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूं। जिन लाइनों का कोई बहुत महत्व तो नहीं रहता, वो बात अलग है अगर उनको छोड़ दिया जाए, बट 99% आपको लाइन बाय लाइन में एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि जब आप बुक पढ़े जाके अगर पढ़ने का मन है तो भी क्लियर हो जाए, और नहीं पढ़ना चाहते हैं तो भी आप एक तरीके से यहां पर भी बुक ही पढ़ रहे हैं, 100% बुक पढ़ रहे हैं। वही सारी लाइनें आपकी एनसीईआरटी की जो बुक में लिखी हैं उसको उठा के मैंने एज इट इज रख दिया है ताकि कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन ना हो और 100% स्टोरी की क्लैरिटी हो। तो शुरू हो जाओ फिर एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस। अभी तक आप पढ़ रहे थे कि सोसाइटी में डिफरेंट लेवल पर आपको इनइक्वालिटीज, वर्णा सिस्टम और वर्णा सिस्टम के बेसिस पर रिसोर्सेज का ओनरशिप, रिसोर्सेज की ओनरशिप में भी डाइवर्सिटीज देखने को मिली। तो ये जो सोसाइटी में डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, हमें जो सोशल डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, इनको हम थोड़ा सा ऐसे समझेंगे कि क्या ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, क्या सोसाइटी के डिफरेंट लोगों के बीच में आपस में एक तरीके का समझौता है, एक तरीके का एग्रीमेंट है, एक तरीके का इस तरीके से आप कह दो कि शर्तों के बेसिस पर सब काम कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही लगता है अगर आप देखें तो। अमूमन प्रैक्टिस के तौर पर भी अगर देखो तो हम किसी न किसी के काम आते हैं, कोई ना कोई हमारे काम आता है। ठीक है, और इस तरीके से सब कोई एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल और लायबल है। अगर आप ये कहो कि सोसाइटी का एक सेक्शन जो है वो दूसरे सेक्शन के बिल्कुल काम नहीं आ रहा है कहीं पे, तो ये फिर गलत हो जाएगा। तो इसी चीज को यहाँ पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट कह के एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या जो सोशल डिफरेंसेस हैं ये सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस के बीच में एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, क्या ये एक तरीके का अनुबंध है, वेदर इट इज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीपल ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इफ इट इज लेट्स सी, और अगर नहीं है तो भी समझ में आ जाएगा। तो इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को समझाने के लिए आपको जो एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, वो कहां से दिया है? बुद्धिस्ट लिटरेचर से दिया है। लास्ट जो वीडियो खत्म हो रहा था उस वीडियो में अपन ने महाभारत में ज्यादातर ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के हिसाब से बात की थी और ये भी देखा था कि जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जो सोशल हायरार्की है, वर्णा सिस्टम है, इसको थोड़ा सा चैलेंज इस बेसिस पर किया गया था कि देखो, सपोर्ट किया था डाइवर्सिटी का बुद्धिस्ट टेक्स्ट ने, याद होगा आपको, लेकिन ये भी कहा था कि जो वर्णा सिस्टम है, इस वर्णा सिस्टम में ये जो स्टैग्नेंट सिस्टम है बर्थ वाला, ये नहीं होना चाहिए। डिफरेंसेस तो हमेशा रहेंगे सोसाइटी में, लेकिन इन डिफरेंसेस को बर्थ के बेसिस पर नहीं होना चाहिए। तो उसी से आगे यहाँ पर कहानी है, और कहानी कुछ ऐसी है कि बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट हैं, इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट में सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग है, एक अल्टरनेट अंडरस्टैंडिंग है सोशल इनइक्वालिटीज की, कि समाज में जो असमानताएं हैं, इनइक्वालिटीज हैं, ये बेसिकली पहले भी नहीं होगी। तो इनके बीच में क्या रिलेशन हम समझ सकते हैं, किस तरीके का रिलेशन है? कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन है। कैसा कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन है वो आपको क्लियर होगा। ठीक है, सो दे डेवलप्ड, बुद्धिस्ट टेक्स्ट डेवलप अल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज, ठीक है, एंड ऑफ द इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्ड टू रेगुलेट सोशल कॉन्फ्लिक्ट। कि समाज में जितने भी तरीके के अलग अलग लोग हैं, चाहे हम ब्राह्मण की बात करते हैं, क्षत्रिय की, वैश्य की, शूद्र की, किसी की भी, और बाकी जो जाति हैं उन सब की, क्लियर है, ये हमेशा से विद्यमान है, ये हमेशा से प्रेजेंट है। सोसाइटी में डाइवर्सिटीज हैं, सोशल डिफरेंसेस हमेशा से हैं, ये बात एक्सेप्टेबल है, करनी ही पड़ेगी एज पर द बुद्धिस्ट टेक्स्ट। लेकिन
यहाँ पर एक तरीके का ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया गया है थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट, या आप कह सकते हैं कि सोसाइटी के सारे लोग म्यूचुअली एग्री हैं कि कुछ लोग गवर्न होंगे, कुछ लोग गवर्न करेंगे, कुछ लोग पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करेंगे। तो इनको रेगुलेट करने के लिए इस दौरान अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो हमारे पास इंस्टीट्यूशंस भी इसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू निकल के आएंगे। अभी कॉम्प्लिकेट नहीं होगा, इसको दिमाग में ऐसा कॉम्प्लिकेट मत बना लेना, ये इनिशियली नहीं, अभी समझ में आ जाएगा जैसे ही स्टोरी शुरू हो जाएगी। क्लियर है? तो एक इंसिडेंट के थ्रू इसको समझाने की कोशिश की गई। क्लियर है? सुत्त पिटक, ये आप जो है पढ़ोगे आगे चैप्टर 4 जो है इसमें। बुद्ध, या मैं कहूँ कि जो बुद्धिज्म है, इस बुद्धिज्म को समझने के लिए 3 बेसिक लिटरेचर्स लिखे गए हैं। सुत्त पिटक, ठीक है, और क्या नाम है एक आपका अभिधम्म पिटक, ठीक है, और एक और है तो विनय पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। यहाँ पर सुत्त पिटक जिसमें बुद्ध के प्रवचनों का बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है, इसी सुत्त पिटक से ये स्टोरी कह दूं या ऑब्जर्वेशन या एग्जाम्पल कह दूं मैं लिया गया है। क्लियर है? तो सुत्त पिटक में या सुत्त पिटका में ये सजेशन है क्या, यहाँ से कहानी, या मैं कहूँ कि यहाँ से जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थीम है शुरू होती है। क्लियर? इतने तक क्लियर हो गया कि बुद्धिज्म जो लिटरेचर है, इन लिटरेचर्स में भी जो है एक अल्टरनेट अंडरस्टैंडिंग डेवलप की गई है, और ये अल्टरनेट अंडरस्टैंडिंग जो है सोसाइटी के जो लोग हैं डिफरेंट, ठीक है, उनके बीच में एक तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को रिफ्लेक्ट करती है कि लोगों के बीच में एक तरीके का म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट जैसा देखने को मिलता है, और उसी की वजह से अगर कुछ डिफरेंसेस होते भी हैं तो उन डिफरेंसेस को भी मैनेज करने और रेगुलेट करने और रिजॉल्व करने की जिम्मेदारी भी सोसाइटी के लोगों की ही बनती है। वो कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाएं, प्रैक्टिसेस डेवलप करें जिनके थ्रू हम इनइक्वालिटी को ख़त्म कर सकें। शॉर्ट में कह दूं तो सोशल डिफरेंसेस सोसाइटी के क्रिएट किए हुए हैं, और इन डिफरेंसेस को ख़त्म करना भी सोसाइटी के ही हाथ में है। और ये हो गया। चलो, तो क्या निकल के आता है, एक सजेशन निकल के आ रहा है, या सुत्त पिटक में क्या कहा गया है कि ओरिजिनली शुरुआत में जब ह्यूमन बींग्स का एग्जिस्टेंस क्रिएट हुआ होगा, जब अर्थ का क्रिएशन हुआ होगा, जब ह्यूमन लाइफ इवोल्यूशन में आई होगी और धीरे धीरे सोसाइटी अपनी कॉम्प्लिकेशंस की तरफ बढ़ रही होगी, तो उस समय जब सोसाइटी बहुत सिंपल है और अब धीरे धीरे समाज, अर्थव्यवस्था, पॉलिटिक्स, तमाम ये सारी चीज़ें एग्जिस्टेंस में आ रही हैं, तो उस समय की बात अगर हम कर दें तो ओरिजिनली एट दैट टाइम ह्यूमन बीइंग डिड नॉट हैव फुली इवॉल्व बॉडीली फॉर्म। सुत्त पिटक ये कह रहा है, देखो अब रिलीजियस जो बुक्स होती हैं इनमें जो ऑब्जर्वेशंस या एग्जाम्पल्स होते हैं, ये एग्जाम्पल्स भी रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ होते हैं। तो सुत्त पिटक क्या कह रहा था कि जब इंसानों का एक्सिस्टेंस क्रिएट हुआ तो उस समय इंसान के जो बॉडीली फीचर्स हैं, बॉडीली फॉर्म्स हैं, वो आज की तरह के 100% इवॉल्व नहीं है, अभी फुली इवॉल्व बॉडीली फॉर्म्स नहीं है। ठीक है, बीइंग्स डिड नॉट हैव फुली इवॉल्व्ड बॉडीली फॉर्म्स। तो यहाँ पर जब बॉडीली फॉर्म की बात की जा रही है तो इस बात को तुम्हें समझना होगा कि अभी दिमाग इतने लेवल पर विकसित नहीं हुआ था कि बहुत कनिंगनेस आ जाए दिमाग में, बदमाशियाँ आ जाएं, बहुत तरीके से सोचने का कि ऐसे कर लूँ मैं मेरा फ़ायदा हो जाए, वैसे कर लूँ मैं मेरा फ़ायदा हो जाए, इस बारे में ज़्यादा इंसान का दिमाग सोचना शुरू नहीं किया था। क्लियर है? तो बॉडीली फॉर्म्स अभी पूरे डेवलप नहीं हुए थे, नॉर वॉज द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स फुली डेवलप्ड, और अभी तक नेचर भी 100% इवॉल्व नहीं हो पाई थी। अभी नेचर भी अपने एवोल्यूशन या डेवलपमेंट की फेज पर थी, यानी इंसान और प्रकृति दोनों अभी विकसित अवस्था में नहीं होके धीरे धीरे विकास कर रहे हैं। क्लियर है? ऑल बीइंग्स लिव्ड इन आइडलिक स्टेट ऑफ पीस। ऐसे समय पर लगभग जितने भी इंसान थे, ऑल द ह्यूमन बीइंग्स, वो एक शांति की अवस्था पे रहते थे। आइडलिक स्टेट ऑफ पीस का मतलब है ऐसी अवस्था जब जो मिल गया उससे अपनी लाइफ जो है, अपने लाइफ को खाने पीने की जो समस्याओं को समाधान कर लिया और पड़े हैं अपना आराम से, कोई टेंशन नहीं है, खुश हैं। तो आइडलिक स्टेट ऑफ पीस जो है वो थी, और नेचर से जो मिल गया वो आवश्यकता के हिसाब से खाना पीना हो गया, बाकी टाइम पर घूम फिर रहे हैं, नेचर एंजॉय कर रहे हैं, पड़े हुए हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, चल रहा है इस तरह से। क्लियर है? तो दिस इज हाउ द इनिशियल फेज ऑफ द ह्यूमन बीइंग वाज। क्लियर है? प्रकृति से, नेचर से मिल गया व्हाट दे नीडेड उनके खाने पीने के लिए। हालांकि हाउएवर देयर वाज अ ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन। अब पहले इवोल्यूशन 100% नहीं था, इवॉल्व 100% नहीं थे ह्यूमन बीइंग, बहुत इनिशियल लेवल पर थे, ठीक है, लेकिन इनिशियल से धीरे धीरे ग्रोथ पे गए, और ग्रोथ के बाद फिर एक ऐसी स्टेट आ गई जब वो फुली डेवलप्ड हो गए।
जब फुली डेवलप्ड हो गए तो उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन होने लगा। अब ये क्यों होने लगा होगा? क्योंकि आपकी सोच समझ जैसे जैसे बड़ी होगी वैसे वैसे आप थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड या अपने फ़ायदे के सोचने वाले इंसान बने होंगे। ज़्यादा अपने फ़ायदे का सोचने के चक्कर में आपने ये भी सोचा होगा ना कि दूसरे का नुकसान हो। क्यों? क्योंकि कई बार आपका फ़ायदे का जो डायमेंशन है वो इतना ज़्यादा बढ़ता चला जाता है जिसमें आप फिर दूसरे को भी इंक्लूड करोगे कि दूसरे से भी मेरा फ़ायदा हो जाए। तो आप सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहे हो अभी, ज़रूरी नहीं कि आप सामने वाले के भी फ़ायदे के बारे में सोच रहे हो, कहीं ना कहीं लॉस इनडायरेक्टली। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन हो रहा है, यानी सोच समझ और इन प्रैक्टिसेस में थोड़ी थोड़ी करप्ट प्रैक्टिसेस देखने को मिल रही है। क्लियर है? तो ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन होने लगा किसका? आइडियलिस्ट स्टेट ऑफ पीस का। एजिटेट होने लग गया इंसान, अब वो पीसफुल स्टेट में नहीं है जैसे पहले वाली पीसफुल स्टेट में था। क्लियर है? क्योंकि इंक्रीजिंगली ग्रीडी होता जा रहा है, लालच बढ़ता चला जा रहा है। लालच का मतलब क्या होता है? लोभ, यानी मेरा फायदा होना चाहिए, सिर्फ मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होना चाहिए। विंडिक्टिव, कुछ गड़बड़ हो गई दूसरे के साथ में तो बदला लेने की भावना आ गई, ठीक है, कि मैं बताऊंगा इसको कुछ भी हो, ठीक है। ये वाली डिसीटफुल, चीट करने की टेंडेंसी बढ़ने लग गई धीरे धीरे। सो दीज वर सर्टेन एट्रीब्यूट्स व्हिच द ह्यूमन बीइंग्स स्टार्टेड कल्टीवेटिंग, ठीक है। धीरे धीरे इंसानों के अंदर ये जो माइंड सेट है उसके विकसित होने के साथ साथ और आने लग गया। क्लियर है? दिस लेट देम टू वंडर, इस ग्रीड ने ही उसको जो है ये सोचने पर भी मजबूर किया। क्लियर? सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आपको यहाँ पे क्लियर कट एग्जाम्पल मिल जाएगा। क्या सोचने के लिए? कुछ कुछ इंसान जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, कुछ कुछ इंसान जो सोचते हैं कि क्या सिर्फ एक वर्ग हमेशा फायदे में रहेगा। जो लोग एक्सप्लॉइटेड हैं वो कई बार सोचने की कोशिश करेंगे ना कि ऐसा क्यों। तो इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं, तो वो सोचने की कोशिश करेंगे व्हाट इफ वी वर टू सेलेक्ट अ सर्टेन बीइंग, क्या हो अगर हमें किसी ऐसे बीइंग यानी इंसान को सिलेक्ट करना पड़े अपने लिए, ठीक है। व्हाट शुड बी, हु शुड बी wrathful व्हेन इंडिग्नेशन, जब कुछ गलत हो तो ऐसा व्यक्ति एकदम गुस्से में उस गलत को सही करने की कोशिश करे। मतलब समझ रहे हो कि अगर वो क्रोध करे, गुस्सा करे, तो वो किस लिए करे? हु शुड बी wrathful, उसकी रैथ, उसका गुस्सा, उसका प्रकोप कब जगे? जब कुछ गलत हो, इंडिग्नेशन हो, ठीक है। क्लियर है? व्हेन इंडिग्नेशन इज राइट। हु शुड सेंसर व्हिच शुड राइटली बी सेंसर्ड, अगर वो किसी चीज को बैन करता है, किसी चीज में काट छाट करता है, किसी चीज को प्रोहिबिट करता है, तो इसलिए क्योंकि वो चीज प्रोहिबिट होने की वर्दी है, उसको होना चाहिए। क्लियर है? एंड शुड बैनिश हिम हु डिजर्व्स टू बी बैनिश्ड, किसी को निकालता है, भगाता है, हटाता है अपनी जगह से, हमारे समाज में से, ठीक है, सोसाइटी से ही निकाल देता है। तो इसलिए निकालता है क्योंकि राइटफुली वो निकालना जस्टिफाइड है, वो इंसान डिजर्व ही करता है इस चीज़ को। अगर वो रहेगा तो सोसाइटी में डिसऑर्डर क्रिएट होगा। क्लियर है? वी विल गिव हिम रिटर्न अ प्रपोर्शन ऑफ द राइस। तो ऐसा व्यक्ति जो जस्ट यानी जस्टफुली, मोरली, एथिकली वो काम करे जो होना चाहिए सोसाइटी में, और वो काम ना करे जो सोसाइटी में नहीं होना चाहिए, तो हम उसको यहाँ पर क्या करेंगे? बदले में प्रपोर्शन ऑफ द राइस। यहाँ पर राइस का मतलब जो है बच्चों, वो टैक्सेस वगैरह से है, ध्यान रखना। यानी कि हम उसको रिटर्न में कुछ देंगे ना, खाने पीने की चीज़ें, ताकि वो हमारा हेल्प कर रहा है, हमारी सोसाइटी को ऑर्डर में रखने की कोशिश कर रहा है, तो उसका भी तो भला होता रहे, उसका भी पालन पोषण होता रहे, खाने के लाल ना पड़ जाए उसको। क्लियर है? सो गिव द राइस chosen by the whole people, he will be known as महासमर्थ। सभी लोगों के द्वारा सेलेक्ट किया हुआ ऐसा पर्सन जो है वो कहलाएगा महासमर्थ, द ग्रेट इलेक्ट। सो यू कैन सी देयर इज अ ग्लिम्स ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या आपको नहीं लग रहा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की एक ग्लिम्स मिल गई, एक झलक मिल गई? यस, सोसाइटी में आज भी यही चलता है। आप अपने लीडर्स को आज की डेट में पॉलिटिक्स में इलेक्ट करते हैं। क्यों इलेक्ट करते हैं? क्योंकि वो आपसे वादे करते हैं, और आपसे जो वादे किए गए हैं वो वादे कैसे होते हैं? आपको लगता है कि वो आपके बेनिफिट के हैं। वो बात अलग है कि बेवकूफ़ बना दिया जाए बाद में, वो बात अलग है कि इनडायरेक्टली वो अपना भी फायदा कर रहा होता है कि नहीं? बाद में पूरा हो या ना हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट है। तो सोसाइटी में जितने भी लोग रह रहे हैं इनके बीच में देयर इज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है?
तो ये बात समझ में आ गई कि सोशल डिफरेंसेस कहीं ना कहीं एक तरीके के सोशल कॉन्ट्रैक्ट के भी फॉर्म है। तो अब इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें ये समझ में आता है, दिस सजेस्ट दैट द इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप, यहाँ पर एक किंगशिप के एग्जाम्पल या इंस्टीट्यूशन को लेके ये उदाहरण दिया गया है। ऐसा ही टीचर्स के यानी ब्राह्मणास के कॉन्टेक्स्ट में आ सकता है, वैश्यास के कॉन्टेक्स्ट में आ सकता है। क्लियर है? तो डेफिनेटली देयर इज अ प्रॉपर इंटरैक्शन, और इसी इंटरैक्शन को सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर यहाँ पर डिपिक्ट करने की कोशिश की जा रही है। क्लियर है? तो इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप इसलिए प्रोमिनेंटली यहाँ पे मेंशन किया गया है क्योंकि इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप इज रिलेटेड विद द रेगुलेशन ऑफ एवरीथिंग इन द सोसाइटी। समाज में हर चीज का नियंत्रण, रेगुलेशन कहाँ से हो रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सपेंशन, सब कुछ कहाँ से हो रहा है? किंगशिप से हो रहा है। इसलिए इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप का एग्जाम्पल लेके जो सुत्त पिटक का रेफरेंस अभी आपने पढ़ा, ये किस बेसिस पर है? बेस्ड ऑन ह्यूमन चॉइस। इट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन चॉइस, मीन्स हमने ही इसे बनाया है, हमारी ही चॉइस है ये। क्लियर है? विथ टैक्सेस एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट फॉर सर्विसेज, जिसमें इस चॉइस में हमने भी कुछ ऑफर किया, सामने वाले ने भी कुछ ऑफर किया। हमने क्या ऑफर किया? हमने टैक्सेस ऑफर किए हैं, सामने वाले ने अपनी सर्विस ऑफर की है। क्लियर है? एट द सेम टाइम इट रिवील्स रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन एजेंसी। अभी समझ में आया किस चीज को रिकॉग्नाइज करता है, किस चीज को मान्यता देता है? ये जो इंस्टेंस है जिससे हमने अभी बहुत अच्छे से समझा, इस इंस्टेंस, इस एग्जाम्पल से हमें समझ में आता है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो इकोनॉमिक, चाहे वो सोशल रिलेशन के इंस्टीट्यूशन हो, यानी सोसाइटी को मैनेज करने वाले इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमी या पॉलिटिकल सिस्टम को मैनेज करने वाले इंस्टीट्यूशंस जो हैं, these are basically created by the human agency. We have created it and it is a kind of social contract. ये एक तरीके का social contract है, जिस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? चॉइस हमारे पास है कि कुछ हम ऑफर करेंगे, कुछ सामने वाला ऑफर करेगा, दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट होगा और इस तरह से सोसाइटी गवर्न होगी। ऑलराइट, देयर आर अदर इम्प्लीकेशन एज वेल। तो इसका एक और मतलब निकल के आता है, और वो क्या मतलब है कि if human beings were responsible for the creation of the system, they could also change it. बहुत महत्वपूर्ण बात है, if you can create it, you can change it also. Yes, you can change it. And it is the human being only who can change it, और दूसरा तो कोई कर नहीं सकता, क्योंकि हम ही ने टाइम के साथ साथ इसको बनाया है। समय लगेगा, आपको शायद थोड़ा और मुश्किलों का सामना करना पड़े, लेकिन आप चेंज कर सकते हो। तो समाज में परिवर्तन भी लाएगा तो कौन लाएगा? व्यक्ति ही लाएगा, ध्यान रखना है। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, हैंडलिंग टेक्स्ट। ये दूसरा टॉपिक शुरू हो गया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाला टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। हैंडलिंग टेक्स्ट की बात करते हैं कि किस तरीके से महाभारत को हैंडल किया गया, समझा गया, जाना गया, जानने की कोशिश की गई, ये ठीक है। उसके बाद डायनामिक टेक्स्ट आ जाएगा इसमें, यानी महाभारत का थीम क्या है, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, कैसे वेरीफाई किया गया है इसको, ये सब कुछ आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पे समझोगे। तो जैसा कि मैंने कहा, हिस्टोरियंस एंड महाभारत, भाई हैंडलिंग कौन करेगा? इतिहासकार करेंगे ना। और हम और आप जो है इतना रिसर्च नहीं करते हैं, हमें जो रिसर्च करके दे दिया जाता है हम उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हिस्टोरियंस हैं, दे आर गोइंग टू कंडक्ट वेरियस रिसर्च ऑन द महाभारत, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिसर्च ये जो थीम है आगे की वो लिखी हुई है, उसी को हमें समझना है। ऑलराइट, इफ यू लुक थ्रू द सोर्सेस, इस पूरे किताब में जो आपने पढ़ा है, ये महाभारत सबसे इंपॉर्टेंट थीम रही है सोर्स की इसमें। तो इस पूरे चैप्टर में जो आपका सोर्स था, ठीक है, क्या था? महाभारत था ना। ऐसा कोई भी डिनाई नहीं करेगा यहाँ पे, बिल्कुल सबको यही कहेगी कि हाँ, इस चैप्टर 3 में हमको शुरू से ही लेके अलग अलग अगर एग्जाम्पल भी दिए गए हैं तो वो महाभारत से रिलेट करके दिए गए हैं। और याद करो पहला वीडियो जिसमें महाभारत को थीम बना के रिसर्च की बात शुरू हुई थी कि ब्रिटिशर्स महाभारत के ऊपर काफ़ी सारा प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च कर रहे थे, स्कॉलरशिप दे रहे थे, और ये इसलिए था ताकि उस समय की सोसाइटी को समझा जा सके, क्योंकि सोसाइटी को समझने के लिए सबसे बेस्ट अगर उनको रिसोर्स मिल रहा था तो वो था महाभारत। तो इस चैप्टर पर्टिकुलर में जो सोर्स है हमारा वो है महाभारत, ठीक है। So you will notice that historians consider several elements when they analyze text. तो अब आप देखोगे कि ये हमें जो पूरा चैप्टर है, इस चैप्टर को हमने समझा, इसमें महाभारत के इन्फ्लुएंसेस
महाभारत के एग्जाम्पल्स ये हमें इंडिकेट करते हैं कि इतिहासकार समाज के अलग अलग चीज़ों को, चाहे वो रिसोर्स से रिलेटेड हो, चाहे वो जेंडर से रिलेटेड हो, बर्थ से रिलेटेड हो, को समझने के लिए अलग अलग इन सारे डायमेंशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, यानी इनके थ्रू बेसिकली वो सोसाइटी को समझ रहे हैं या महाभारत को समझ रहे हैं कुल मिला के। तो दे एग्जामिन वेदर टेक्स्ट वर रिटन इन प्राकृत। सबसे पहले जब बुक आपके पास आई तो आपने देखा, अब हम महाभारत के बारे में पर्टिकुलरली बात करेंगे थोड़ा सा, इसके टाइम पीरियड, इसकी जेन्युइननेस, इसके कंटेंट, इसके टाइम पीरियड, इसकी लैंग्वेज, एवरीथिंग के बारे में हम यहाँ पर्टिकुलरली महाभारत के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? तो जब वो एनालाइज करते हैं किसी टेक्स्ट को, महाभारत को ऐसे ही नहीं इंक्लूड कर लिया होगा उन लोगों ने, महाभारत को इंक्लूड करने के दौरान बहुत कुछ समझा जाना होगा, तब जाके देखा होगा कि यस वी कैन यूज द एग्जाम्पल ऑफ महाभारत और वी कैन टेक दिस लिटरेचर महाभारत काफ़ी कुछ सोसाइटी को समझने के लिए। ठीक है, सो दे एग्जामिन वेदर टेक्स्ट वर रिटन इन प्राकृत। क्या जो टेक्स्ट हैं वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं, पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं या तमिल लैंग्वेज में लिखे गए हैं। क्लियर? लैंग्वेजेस दैट वर प्रोबेबली यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, मतलब ये ज्यादातर पाली, प्राकृत, तमिल, ये वो भाषाएं हैं जो उत्तर और दक्षिण के सामान्य लोग बोलते थे, ऑर्डिनरी पीपल बोलते थे, या फिर संस्कृत में लिखे गए हैं। ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट प्रीस्ट क्लास की या एलीट क्लास की लैंग्वेज हुआ करती थी। क्लियर है? और वो ये भी देखेंगे कि किस तरीके का टेक्स्ट है वो। ठीक है, किस तरीके का मतलब है, उसकी थीम बेसिकली क्या है। तो हम यहाँ पे सबसे पहली चीज पे समझ जाते हैं कि हिस्टोरियन सबसे पहले किस चीज को देखते हैं, यानी व्हाइल हैंडलिंग अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट दे फर्स्ट लुक टुवर्ड्स द लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल है, वर दीज मंत्रास लर्न्ड एंड चैंटेड बाय रिचुअल स्पेशलिस्ट। ठीक है, इसमें जो मंत्रास वगैरह लिखे गए हैं, क्या ये सीखे जाते थे, बोले जाते थे। क्लियर है? और जो कहानियां लिखी गई हैं, ये कहानियां जो है बोली गई, सुनाई गई। मतलब अगर संस्कृत के फॉर्म में रहा होगा तो इन मंत्रों को याद कराया गया होगा और इस तरीके से अलग अलग ट्रेडिशन में ट्रांसफर किया गया होगा, या फिर ये कहानियों के थ्रू चली होंगी नॉर्मल लैंग्वेजेस में, तो फिर क्या हुआ होगा, लोग एक कहानी को एक जनरेशन, दूसरे जनरेशन, तीसरे जनरेशन से कहानियों के थ्रू ही लेके गए होंगे, लोकल लैंग्वेजेस के थ्रू। क्लियर? इसके अलावा दे ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट द ऑथर्स, किसने लिखा है बेसिकली, ठीक है, किस पर्सपेक्टिव से लिखा है ना, एज वेल एज द इंटेंडेड ऑडियंस, किनके लिए लिखा है बेसिकली। क्योंकि जब भी कोई ऑथर पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए लिखता है तो ध्यान रखता है कि ऑडियंस क्या चाहती है और उसी हिसाब से चीजें लिखी जाएंगी। चलो, as they try and ascertain the possible date of the composition, इसके अलावा and they try ascertain means they are trying to find out the time period, the age when Mahabharata was actually written, composed or compiled. Clear? It is only after making these assessments, जब ये सब कुछ क्लियर हो गया कि लैंग्वेज क्या है, कौन सी लैंग्वेज लिखी गई है, उनका तरीका क्या है। ठीक है, तरीके का मतलब यही है कि क्या वो एलीट क्लास के द्वारा याद कराए गए मंत्रास के थ्रू, या फिर जनमानस में, कॉमन पीपल में स्टोरीज के थ्रू सर्कुलेट किए गए, क्या वो लिखे गए तो किस पर्टिकुलर ऑथर के द्वारा लिखे गए, अगर पर्टिकुलर ऑथर के द्वारा लिखे गए तो क्या वो अपने पर्टिकुलर किसी एक खास ऑडियंस के लिए लिखे गए, क्योंकि अगर खास ऑडियंस के लिए लिखे गए होंगे तो उस ऑडियंस का ही हित इसमें इंक्लूडेड होगा। अगर किंगशिप के लिए लिखा गया होगा तो किंगशिप के इंटरेस्ट ज़्यादा वेस्टेड होंगे। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें असेसमेंट करने के बाद दे ड्रॉ ऑन द कंटेंट ऑफ टेक्स्ट टू अराइव एट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। फिर वो समझते हैं कि क्या इसका ऐतिहासिक सिग्निफिकेंस हो सकता है। अगर हम इस टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे तो इसे हिस्ट्री के कौन से, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, रिलीजियस हो, कौन से डायमेंशंस को हम बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं या समझ सकते हैं इन डॉक्यूमेंट से, अंडरस्टैंडिंग उसकी कितनी है। सो एज यू कैन इमेजिन दिस इज अ पर्टिकुलर डिफिकल्ट टास्क फॉर अ टेक्स्ट एज कॉम्प्लेक्स एज द महाभारत। इतिहासकार इन सारे पैमानों से किसी टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं। महाभारत के कॉन्टेक्स्ट में इतिहासकारों के लिए महाभारत को समझना इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं
जो महाभारत के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर समझ में नहीं आती हैं कि किस ऑडियंस के लिए लिखा गया। ऑथर क्लियर हो जाता है, लेकिन आप लैंग्वेज तो संस्कृत है, संस्कृत के साथ साथ आप देखते हो कि बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस है, सोशल प्रैक्टिसेस, जो किसी खास ऑडियंस के लिए भी लिखी गई हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो सिर्फ स्पेसिफिक सीन है, बाकी सारी चीज़ें तो नॉर्मल ही हैं। मतलब एक ऐसी पर्टिकुलर स्टोरी है जो स्टोरी भले एक फैमिली को बिलोंग करती है, बट वो उस समय की कॉमन वाइड स्प्रेड प्रैक्टिसेस ही हैं, वो सिर्फ किंगशिप में नहीं हो रहा है, वो कॉमनली लोग भी फॉलो कर रहे हैं। ऑलराइट, चलो, तो एक तो ये आ गया कि हिस्टोरियंस और महाभारत के इतिहासकार जब महाभारत को समझने की कोशिश करते हैं तो क्या क्या ध्यान रखते हैं, किन किन चीज़ों से गुजरते हैं, क्या क्या पैमाने बनाते हैं। दूसरा, लैंग्वेज एंड कंटेंट, जब किताब के आखिरी में जाते हो ना तो इसी तरह एनालिटिकल पोर्शन आ जाता है। अब 11th और 12th में पढ़ रहे हैं आप, 11th और 12th में आपको थोड़ा सा इतिहासकार यहाँ पर ज़बरदस्ती लेके जाएंगे कि समझो, एनालाइज करो, रीजनिंग अप्लाई करो थोड़ी सी। क्लियर है ना, चीज़ें इतनी ज़्यादा अब आसान नहीं होंगी आपके लिए। लेट अस लुक एट द लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट। जो भी पर्टिकुलर लैंग्वेज और कंटेंट है इसका, उसकी तरफ जाते हैं हम इसमें, ठीक है। महाभारत का जो वर्जन हमारे पास है या जो हम अभी देख रहे हैं, क्लियर है, ये संस्कृत में ही है। हालांकि शुरुआत में हमने पढ़ा है कि बहुत सारे दूसरे रीजनल लैंग्वेजेस में भी लिखा गया था महाभारत, बट हमारे पास जो है संस्कृत जो है वो काफ़ी आसान है। संस्कृत इसलिए यूज़ किया क्योंकि संस्कृत काफ़ी आसान था, फार सिंपलर देन दैट ऑफ द वेदास। समझना इसको, क्योंकि जो संस्कृत लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है महाभारत में, ठीक है, दैट इज कंपैरेटिवली इजी व्हेन यू कंपेयर दिस संस्कृत फ्रॉम वेदा। वेदा की तुलना में जो महाभारत की संस्कृत है वो थोड़ा सा आसान है। क्लियर है। इनफैक्ट वो जो प्रशस्तीज वगैरह लिखी है ना, प्रयाग प्रशस्ति वगैरह, और जो तमाम चैप्टर 2 में आपने डिफरेंट डिफरेंट राजाओं को ग्लोरीफाई करने के लिए प्रशस्तीज पढ़ी हैं, उनके तुलना में भी महाभारत की जो भाषा है वो थोड़ी सी आसान है। क्लियर है। और काफ़ी हद तक इसको समझ लिया गया सबके द्वारा। कॉमन मैन भी आगे जाके जैसे जैसे संस्कृत एक्सपोज हुई लोगों के लिए, वैसे वैसे वो लोग भी समझते चले गए, और महाभारत को काफ़ी ज़्यादा बड़ा जो आप कह सकते हैं तबका है वो समझता है। हिस्टोरियंस यूजली क्लासीफाई द कंटेंट ऑफ द प्रेजेंट टेक्स्ट। अब इतिहासकार कोशिश करते हैं कि जो महाभारत का कंटेंट है बेसिकली, ठीक है, इसको हम किस हिसाब से समझें। क्लियर है। क्योंकि इसमें क्या है, दो बेसिक लेवल पर, दो बेसिक सेक्शंस के हिसाब से स्टोरीज हैं। ठीक है, ऐसी कहानियां हैं कौरव और पांडवा से रिलेटेड, ठीक है, जो नैरेटिव हैं, एंड द सेक्शन दैट कंटेन प्रेस्क्रिप्शंस अबाउट सोशल नॉर्म्स। मतलब अगर मैं कहूं तो दो बेसिक लेवल पर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि महाभारत का जो टेक्स्ट है या उसका जो कंटेंट है वो नैरेटिव है, ठीक है, और दूसरा क्या है, डाइडेक्टिक है। When historians are trying to understand the language and the content of Mahabharata, so they found that महाभारत जो लिखी गई है उसको आप दो ब्रॉड सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हो, नैरेटिव एंड द डाइडेक्टिव। नैरेटिव क्या होता है, द डिवीजन इज बाय नो मीन्स वाटर टाइट। आपको हर जगह ये समझने में आसानी नहीं होगी कहाँ पर नैरेटिव कहाँ पर डायरेक्टिव है। नैरेटिव डायरेक्टिव बहुत कुछ मिक्स है, मतलब कहने का ऐसा नहीं कि इस पर्टिकुलर सेक्शन से नैरेटिव है या डायरेक्टिव, नैरेटिव के बीच में ही डायरेक्टिव टाइप का कंटेंट मिल जाएगा और डायरेक्टिव के बीच में ही नैरेटिव टाइप का कंटेंट मिल जाएगा। क्लियर है। अब ये क्या होता है, नैरेटिव और डायरेक्टिव। तो नैरेटिव का मतलब होता है स्टोरीज इन फॉर्म ऑफ स्टोरीज इन फॉर्म ऑफ पैसेजेस। क्लियर है। तो ये जो स्टोरी वाला हिस्सा होता है इसी को नैरेटिव कहते हैं। बोलते हैं ना, नैरेटिव क्या है आपका, मतलब सामान्य कथन क्या है आपका, स्टेटमेंट क्या है आपका, दैट इज कॉल्ड नैरेटिव। वेरी इजली क्लियर है। जैसे मान लो बुक कोई है, उस बुक में जो स्टोरी लिखी हुई है दैट इज कॉल्ड नैरेटिव। क्लियर है। लेकिन उसी के साथ साथ उसमें कुछ सोशल नॉर्म्स या प्रैक्टिसेस या प्रेस्क्रिप्शंस हैं। प्रेस्क्रिप्शन का मतलब है कुछ आपको करना ही चाहिए, कोई व्यक्ति अगर ऐसा पर्टिकुलर काम करेगा तो ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसका कुछ एडवर्स या नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। मतलब आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और आपसे एक्सपेक्टेशन है कि वो इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो करें। तो देयर आर सर्टेन स्टोरी पार्ट एंड सर्टेन इंस्ट्रक्टिव पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कहूँ तो महाभारत की बाकी स्टोरी जो कौरवाज
और पांडवास के बारे में, दैट इज कॉल्ड नैरेटिव। लेकिन इसी महाभारत में भीष्म पर्व में आखिरी में भगवत गीता है, तो भगवत गीता इज कॉल्ड डायडेक्टिव पोर्शन, क्योंकि इसमें सिर्फ इंस्ट्रक्शंस है ना, इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, तो दैट इज कॉल्ड डायडेक्टिव। हाउएवर जनरली हिस्टोरियंस एग्री दैट द महाभारत वाज मेंट टू बी अ ड्रामेटिक मूविंग स्टोरी एंड दैट द डायडेक्टिक पोर्शन वर प्रोबेबली एडेड लेटर। इतिहासकारों का ये मानना है कि बेसिकली महाभारत नैरेटिव के तौर पर ही लिखा गया था, डायडेक्टिक पोर्शन बहुत बाद में ऐड किया गया है। लेकिन ज्यादातर लोगों का ये भी मानना है कि जो हिस्ट्री में, मतलब जो महाभारत है इसकी हिस्ट्री में अगर आप जाओगे तो महाभारत की शुरुआत से ही डायडेक्टिक पोर्शन इंक्लूडेड है, क्योंकि वैसे भी डायडेक्टिक पोर्शन जो है ये तो महाभारत के आखिरी में जब वॉर का सीन है वहां पर ऐड होता है। तो आप चाहे ये मान लो कि सीन के लास्ट में बाद में ऐड किया गया, या फिर ये मान लो कि सीन पूरी स्टोरी का सीन ही है वो जिसमें डायरेक्टिव पोर्शन के साथ में महाभारत खत्म होती है। क्लियर? चलो, इंटरेस्टिंगली द टेक्स्ट इज डिस्क्राइब्ड एज एन इतिहास। ठीक है, संस्कृत ट्रेडिशन में इसको इतिहास या मैं कहूं हिस्ट्री, जिसे आप आज के डेट में कहते हैं, क्लियर है, या इतिहास का मतलब होता है कि ऐसा ही हुआ था। संस्कृत में जो आप ये जो इतिहास वर्ड हम हिंदी में बोलते हैं इतिहास, जब आप हिंदी में कहते हो, ठीक है, इसका मतलब होता है दस इट वॉज, ऐसा हुआ था। तो संस्कृत के टर्म में महाभारत एक इतिहास है, और डायडेक्टिक पोर्शन, नैरेटिव पोर्शन वर बोथ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ओरिजिनल महाभारत, दे वर नॉट एडेड लिटरली इन अ सेपरेट मैनर। ऐसा महाभारत में संस्कृत के ट्रेडिशन में इंक्लूडेड है, यानी संस्कृत ट्रेडिशन इस बात को एस्टैब्लिश करता है। क्लियर? क्योंकि संस्कृत ही इसको इतिहास कहता है ना, संस्कृत इसको इतिहास, ऐसा ही हुआ था ऐसा कहता है। तो हिस्टोरियन भी मानने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, माइट बी, बट थोड़ा सा उनको जब कंफ्यूजन होता है, क्योंकि इतिहासकार अपने पर्सपेक्टिव से हर चीज को जांचने की कोशिश करते हैं। अगर कोई पर्सपेक्टिव वहां पर नहीं फिट होता है उनके सांचे में, तो उसको फिर वो अपने हिसाब से जज करेंगे, डजंट मैटर बुक क्या कहती है। चलो, वॉज देयर अ रियल वॉर? क्या सच में ऐसा कुछ युद्ध हुआ था? दैट वॉज रिमेम्बर्ड इन द एपिक, जिसको इस पूरे महाभारत एपिक महाकाव्य यानी इतिहास में इंक्लूड किया गया है। इतिहासकार कहते हैं वी आर नॉट श्योर। अब देखो, मैंने कहा ना कि कोशिश करते हैं हिस्टोरियंस अपने लेवल पर उस चीज को चेक करने की, क्योंकि जब फाइंडिंग्स की कोशिश की जाती है, यानी एक्सकेवेशंस की कोशिश की जाती है, तो हम इतिहास में पढ़ते हैं कि द बैटल ऑफ दशराग और इस तरीके से अलग अलग रेफरेंसेस आते हैं जिनमें कहा जाता है कि माइट भी ये महाभारत का युद्ध था। लेकिन महाभारत के युद्ध को महाभारत की किताब में जितना ब्रॉड और एकदम ग्लोरीफाई करके और बहुत बड़े लेवल पर डिपिक्ट किया गया है, उसको जब इतिहासकार समझने की कोशिश करते हैं तो वो सोचते हैं कि ऐसा क्या हुआ होगा सच में। हिस्टोरियंस आर नॉट श्योर अबाउट इट। ठीक है, कुछ इतिहासकारों को लगता है, सम हिस्टोरियंस थिंक दैट द मेमोरी ऑफ एन एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट अमंगस्ट किनफॉक वाज प्रिजर्व्ड। कुछ लोगों को लगता है कि सच है, ऐसा हुआ होगा डेफिनेटली, और एक परिवार के लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था, एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट, उसको याद करके नैरेटिव फॉर्म में यानी स्टोरीज के फॉर्म में नरेट किया होगा। नरेट करना, समझ में क्लियर हो रहा है ना? नरेट करना, बोलना, बोल बोल के उसको आगे लेके जाना इज कॉल्ड नैरेटिव। और डायरेक्टिव मीन्स टू इंस्ट्रक्ट, कुछ कोड्स बताना, कुछ इंस्ट्रक्शंस देना। और कुछ इतिहासकारों का कहना है, पॉइंट आउट दैट देयर इज नो अदर कोरॉबरेटिव एविडेंस ऑफ द बैटल। भैया ऐसे युद्ध का कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता है उनको, तो वो कहते हैं कि ऐसा युद्ध हुआ ही नहीं था। इस तरीके के कंफ्यूजन देखने को मिलते हैं। चलो, अगला समस्या जो निकल के इसमें सबसे भारी भरकम हमारे सामने आ जाती है वो है ऑथर्स और डेट। भैया किसने लिखा और कब लिखा, ये 100% जेन्युइनली क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एविडेंसेस। और समस्या यही है कि जिस ज़माने में इतिहासकार इसको फाउंड करने की कोशिश करते हैं, उस ज़माने में भी टेक्निक्स नहीं थी। बाद में बहुत सारा, चूँकि ब्रिटिश रूल था भारत में, तो हम 100% जेन्युइननेस की उम्मीद नहीं कर सकते थे। जो भी हुआ हो, लेकिन चीज़ें जो है वो जिस टाइम लाइन में रखी गई हैं वो टाइम लाइन 100% मैच नहीं होती। चलो, तो बेसिकली यही है पूरे इस पैराग्राफ में। जल्दी से मैं समराइज कर देता हूँ तुम्हारे लिए, किसने लिखा इस टेक्स्ट को, महाभारत को। ठीक है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, देयर आर सेवरल आंसर, जिसके कई सारे उत्तर हैं। नॉर्मली हम सभी लोग जानते हैं कि द महाभारत वाज आल्सो रिटन बाय वेद व्यास। ठीक है, लेकिन इतिहासकार इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रखते हैं। क्यों? क्योंकि अब वेद व्यास
को जब फाइंड आउट करने जाते हैं तो उनका रेफरेंस मिलता है सरस्वती नदी के किनारे, और वो एक बहुत पुराने सेज हैं, लेकिन फिर बाद में सरस्वती नदी ही नहीं है, ठीक है। तो फिर समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं। तो फिर लगता है कि किसी और ने किया होगा क्रिएट इसको। तो क्या आता है, ओरिजिनल स्टोरी वाज प्रोबेबली कंपोज्ड बाय चैरियटर बार्ड्स नोन एज सुतास, ठीक है। तो पुराने समय में क्या होता था, राजा लोग अपने साथ में बहुत सारे ऐसे उनका गुणगान करने वाले जो गायक वगैरह होते थे उनको रखते थे, जिनको सुतास कहा जाता था, ध्यान रखना, क्लियर। और ये लोग क्या करते थे, युद्ध वगैरह में भी क्षत्रियों के साथ जाते थे, राजाओं के साथ जाते थे, और जब जो युद्ध वगैरह होता था उस युद्ध को आंखों से देखते थे, फिर बाद में उसका पूरा ग्लोरिफिकेशन, वर्णन पूरा अपने मुंह से वो लोग करते थे। राजा के जो अचीवमेंट्स हैं, जीत है, विक्ट्रीज हैं, उसको ग्लोरीफाई करते हुए एक बहुत सुंदर और बहुत ही मतलब कह सकते हो कि टचिंग टाइप की एक पोएम बनाते थे वो, ठीक है। तो कुछ लोगों का कहना है कि दैट वाज कंपोज्ड बाय दोस चैरियटर बार्ड, यानी रथ में चलने वाले बार्ड्स जो गायक वगैरह होते थे उनके द्वारा क्रिएट किए गए। दीज कॉम्पोजिशन सर्कुलेटेड ओरली, बाद में फिर वो ओरल तौर पर, ओरल ट्रेडिशन में वो स्टोरी सर्कुलेट होती रही, क्लियर है। और बाद में 5th सेंचुरी के आसपास ब्राह्मण टुक ओवर द स्टोरी, उन्होंने उस स्टोरी को लेकर कहानी लिख दी, क्लियर है, या फिर बिगिन टू कमिट इट टू राइटिंग, कि भैया हम इस स्टोरी को राइटिंग के फॉर्म में कर देते हैं। दिस वाज द टाइम व्हेन chiefdoms such as those of the Kuru and the Panchal, अब उस समय क्या है, जब ये कहानी एक्चुअल में रही होगी उस समय के, हो सकता है राजाओं का हमें जिक्र नहीं था, लेकिन जब ब्राह्मणास लिखने लग गए, इसको राइटिंग कर रहे थे, तो उस राइटिंग के दौरान बहुत सारे महाजनपद प्रेजेंट है, उन्हीं में कुरु और पांचाल, ये सारे महाजनपद भी प्रेजेंट हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी स्टोरी को उन महाजनपद के हिसाब से राइट डाउन कर दिया, क्लियर है, क्योंकि आगे जाके किंगडम्स बन गए थे, इसका साफ मतलब है कि इनके बीच में भी युद्ध जैसी स्थिति हुई होगी। तो कहानी की थीम ब्राह्मणास ने उठाई पुराने से, और उन्होंने इसको क्या किया, नए राजाओं के इतिहास के हिसाब से लिख दिया, क्योंकि ये भी तो हुआ ही था, महाजनपद के समय में हुआ था, तो इतिहास ये भी है, और इतिहास जो पहले ओरली चल रहा था वो भी है। काफ़ी कुछ शायद सिमिलरिटी रही हो, तो कुछ वो मिक्सअप हुआ होगा, या तो या ये मिक्सअप हुआ होगा, या दोनों को मिला के इन चीज़ों को लिख दिया गया, क्लियर है। अब ये बात आती है कि क्या वो पुरानी चीज़ें इसमें इंटैक्ट करके रखी गई हैं, या उन चीज़ों को चेंज कर दिया गया है। क्या जो महाभारत में स्टोरी है वो सच में उस समय जिस समय की लिखी गई उसी समय के सोशल एस्पेक्ट को रिफ्लेक्ट करती है, या उसके पुराने वाले पार्ट को, या उस समय जिस समय की ओरिजिनली है या रही होगी, जब ओरल ट्रेडिशन के थ्रू चलती थी, उस समय की सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती होगी, क्लियर है। चलो, वी नोटिस अनदर फेज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है। क्या कहते हैं इतिहासकार कहते हैं कि महाभारत में जो है, महाभारत में बहुत सारे, जैसे वेदास वगैरह में देखोगे तो देवी देवताओं वगैरह का जिक्र मिलता है, लेकिन महाभारत में हमें और डीटीज का, दूसरे डीटी का भी जिक्र मिलता है, ठीक है। जैसे विष्णु, वर्शिप ऑफ विष्णु वाज ग्रोइंग इन इंपॉर्टेंस, एंड कृष्णा जो कि विष्णु के ही एक फॉर्म है, ठीक है। इसमें महाभारत में सेंट्रल फिगर हैं वो, इसमें पूरा डायरेक्टिव पोर्शन उन्होंने ही कवर किया है इसमें, ठीक है, भगवत गीता का उपदेश दिया है उन्होंने। तो उनका कहना है कि माइट भी ये चीज़ बाद में ऐड की गई है, ये जो बाद का, ये जो कॉम्पोजिशन है ये बेसिकली बाद का ही कॉम्पोजिशन है, क्योंकि पहले के कॉम्पोजिशन में वी डू नॉट फाइंड द ट्रेसेस ऑफ द वर्शिप ऑफ विष्णु, दिस इज व्हाट हिस्टोरियंस आर ट्राइंग टू से, क्लियर है। तो हमें ये समझ में आता है क्लियरली कि ये बाद का है। सब्सिक्वेंटली बिटवीन 200 to 400 आसपास लार्ज डायडेक्टिक सेक्शंस रिसेंबलिंग द मनुस्मृति वेर एडेड, इसी समय मनुस्मृति में भी इसी तरीके के कुछ डायडेक्टिक यानी इंस्ट्रक्टिव जो कंटेंट है वो ऐड किए गए हैं। तो सिमिलर टाइम पीरियड पर अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में सिमिलर टाइप का कंटेंट मिल रहा है, मतलब सिमिलर टाइप के ही किसी या तो व्यक्ति ने लिखा है या सिमिलर फेज में लिखा गया है, क्लियर। सो विद दिस एडिशन अ टेक्स्ट व्हिच इनिशियली परहैप्स हैड लेस देन 10,000 वर्सेस grew to comprise about 1 lakh वर्सेस, मतलब कहने का है वो जो एक्चुअल स्टोरी रही होगी वो इतनी लंबी नहीं थी, वो 10,000 के आसपास ही रहा होगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन बाद में जब इसमें और चीज़ें विद द टाइम ऐड होती चली गई, तो आप देखते हो महाभारत में 1 लाख के आसपास श्लोक हैं, ठीक है। सो द इनॉर्मस कॉम्पोजिशन इज ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू सेज नेम्ड वेदव्यास। किसने लिखा इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, 5th सेंचुरी में लिखा है इसको, बिफोर कॉमन एरा में, वेदव्यास नाम के एक सेज ने। तो ऑथर यहाँ पे क्लियर होता है। नाउ द सर्च फॉर कन्वर्जेंस, ठीक है, कि क्या सच में ऐसा कुछ हुआ था, इसकी खोज की गई, क्या कुछ रिलेशन है
चलो एक्सकेवेशन कर लेते हैं। तो महाभारत की तरह का जो मेजर एपिक है, इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है जिसमें इतने वैरायटी ऑफ सोशल रिलेशंस के बारे में और डिस्क्रिप्शंस के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है, सेटलमेंट के बारे में, महलों के बारे में, राजाओं के बारे में पढ़ने को मिलता है। क्या ये सच में भारत में कहीं थे? तो आपके एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं वीबी लाल, इन्होंने एक्सकेवेशन शुरू किया। ठीक है, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक गांव है हस्तिनापुर नाम का, और हस्तिनापुर की कहानी है पूरे महाभारत में। तो इन्होंने सोचा कि माइट भी हो सकता है ये जो हस्तिनापुर है ये वही हस्तिनापुर होगा जिस हस्तिनापुर की कहानी को महाभारत में इंक्लूड किया गया। चलो यहाँ पर एक्सकेवेशन किया जाए, खुदाई की जाए, तो उससे हमें शायद काफी कुछ चीजें पता चल जाएं। चलो अब हम देखते हैं कि एक तो उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास में ये जो हस्तिनापुर गांव है एक वो, फिर कुरु नाम की पूरी हमें महाजनपद ही मिल जाती है गंगा दोआब के आसपास। तो माइट भी उस कुरु जो आपका महाजनपदास है वही एक्सटेंड होके गया होगा और वहाँ हस्तिनापुर नाम का एक प्लेस रहा होगा जहाँ पर लोग रहे होंगे। तो चलो अगर सचमुच रियलिटी है तो पता चल जाएगा एक्सकेवेशन करने में। ठीक है, तो एक्सकेवेशन शुरू हुए वहाँ पे। ठीक है, लाल फाउंड एविडेंसेस ऑफ 5 ऑक्यूपेशनल लेवल्स। ठीक है, एक्सकेवेशंस के दौरान डिफरेंट जो डिपोजिशन लेयर हैं उनमें 5 लेयर्स उनको मिल रही हैं, जिसमें सेकेंड और थर्ड लेयर जो है उसमें थोड़ा सा लाल साहब का इंटरेस्ट गया। दिस इज व्हाट लाल नोटिस्ड अबाउट द हाउसेस। क्या नोटिस करते हैं वो? ठीक है, कि 12th और 7th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के आसपास है। मतलब इस इतिहास का अगर आप 12,000 साल पहले का फेज देखो, 12,000 से 7,000 साल पहले का, ठीक है, 7th बिफोर कॉमन एरा के आसपास का फेज देखो, 12 to 7th सेंचुरी बीसी, तो माइट भी आपको यहाँ पर सेटलमेंट मिल सकते हैं। नई चीज आपको इंटरेस्ट में ला रही है ना कि एटलीस्ट सेटलमेंट था। अब वो सेटलमेंट मैच नहीं करता, समस्या एक ये आ जाती। क्लियर है? विद इन द लिमिटेड एरिया एक्सकेवेटेड नो डेफिनेट प्लान्स ऑफ हाउसेस वर ऑब्टेन्ड। जो जितना एरिया खोजा गया था बहुत बड़ा नहीं था, लिमिटेड ही था, लेकिन वहाँ पर हमें कच्चे मकान मिलते हैं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ शहर बने हुए नहीं मिलते। जैसा कि आगे इसी टाइम पर हड़प्पा फेज जब शुरू हो जाएगी, हड़प्पा बस आने ही तो वाली है। 5,000 साल पहले हड़प्पा थी, 2000 टाइम पीरियड का, 2000 साल का बीच का डिफरेंस आ रहा है। क्लियर है? तो ये लोग क्या कहते हैं कि दीवारें जो है वो मड यानी ईंटों की क्या नाम है, मिट्टी की, कच्ची मिट्टी की बनी है, मड ब्रिक्स इस्तेमाल हुई हैं, है ना। So the discovery of mud plaster with prominent reed marks suggested that some of the houses had reed walls. दीवारों पर कलाकारी वगैरह की गई है। क्लियर है? वो पेन टाइप का, रीड टाइप का एक वो होता है, आपको मेसोपोटामिया में क्लास 11th में बताया था। ठीक है, तो उससे चित्रकारी वगैरह की गई है, लेखनी जैसी जो होती थी। ठीक है, दीवारों पर मड पर चित्रकारी वगैरह की गई है, कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, प्लास्टरिंग की गई है। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि हाउसेस ऑफ दिस पीरियड वर बिल्ट ऑफ द मड ब्रिक, कच्चे हैं, पक्की ईंटों के नहीं बने हुए। कुछ पक्की ईंटों के बने, कुछ नहीं बने, ऐसा। सम ऑफ द बर्न्ड ब्रिक्स, सम ऑफ द हाउसेस आर मेड ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स एंड सम ऑफ द हाउसेस आर नॉट मेड ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स। ठीक है, कुछ यहाँ पर ऐसे जार मिले हैं जिन पर पानी या लिक्विड जैसी चीजें, सोखे जार जिन्हें कहते हैं, वो रखी गई हैं। ठीक है, इसके अलावा ब्रिक ड्रेन्स, मतलब ड्रेनेज सिस्टम को भी प्रॉपर फाइंड आउट किया गया है। ईंटों का बना हुआ ड्रेनेज सिस्टम मिलता है हमें। क्लियर? टेराकोटा की रिंग वेल्स मिलती हैं हमें। ठीक है, ये सारी चीजें वहां पर प्रॉपर हैं। शहर का एविडेंस तो आपको मिल जाता है, बट वाज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिटी जो कि महाभारत में है ये वही है? ये चीज 100% कंफर्म नहीं होती। मींस क्या ये वही शहर है जिस शहर को एक्सकवेट किया गया है, हस्तिनापुर को, यही वो है जो कि आपके एपिक में जोड़ा गया है? क्योंकि हस्तिनापुर के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत बड़े बड़े मकान, घर, प्रॉपर तरीके की चीज़ों का उल्लेख मिल जाएगा। तो या तो फिर ऐसा होगा कि ये जो हमें सिटी मिल रही है, दैट डिस्क्रिप्शन इज एक्चुअली नॉट देयर, और द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिटी विच वॉज देयर एक्चुअली इन द महाभारत, इट वॉज एडेड लेटर। तो ओरिजिनल सिटी का या तो नहीं है, या फिर जिस भी सिटी का है उसको बाद में ऐड किया गया है। ठीक है, जब डायडेक्टिक पोर्शन ऐड हुआ होगा तो माइट भी सिटी को भी ऐड कर दिया गया होगा। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर 5th सेंचुरी के टाइम पीरियड पर अर्बन सेंटर्स फ्लॉरिश हो रहे थे। क्या वो भी अर्बन रीजन था? दैट इज नॉट क्लियर, है ना। इसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एपिसोड इन द महाभारत इज द्रौपदीज मैरिज।
तो हमें ये और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ लगती है कि जिस टाइम पीरियड के बारे में महाभारत में खोजने की कोशिश की गई है 5th सेंचुरी के आसपास, उस समय आप देखो तो क्या है, पॉलीएंड्री के एविडेंसेस आपको नहीं मिलते ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर क्या है, पॉलीएंड्री के एविडेंसेस है ना, मीन्स द्रौपदी की मैरिज में हमें देखने को क्या मिलता है, पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री में मतलब ये पूरी स्टोरी में तो पूरा सेंट्रल नैरेटिव में फिगर है ये, जो पांचों पांडव हैं उनके साथ में विवाह होता है। हालांकि आपका जो सोर्स है इसी में, इसी से रिलेटेड, उससे जब आप पढ़ोगे तो क्लियर होगा कि इट हैपेंड बाय चांस, इट हैपेंड ड्यू टू एन एक्सीडेंट, कि वो लोग लेके आते हैं और कुंती जो होती हैं उस समय वो उनसे कह देती हैं कि पांचों आपस में बांट लो, और वो फिर मदर का जो एक इंस्ट्रक्शन है वो भाई अवॉइड नहीं किया जा सकता, उसको फुलफिल करना पड़ेगा, इसलिए वो कॉमन वाइफ बन जाती हैं। हालांकि बाद में भी बाकी सारे राजाओं की, यानी कि जो बाकी पांचों भाई हैं उनकी अलग अलग भी शादियां होती हैं। पर ये जो नैरेटिव हमें देखने को मिलता है पॉलीएंड्री वाला, ठीक है, इट इज एविडेंट दैट द ऑथर्स अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन इट इन अ वैरायटी ऑफ वे, मतलब अलग अलग तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है, वही जस्टिफिकेशन जो मैंने यहाँ पे बताया। क्लियर है? सो प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस suggest that the fact that the authors describe a polyandrous union, क्या डिस्क्राइब करते हैं कि हो सकता है उस समय प्रिवेलेंट रहा होगा रूलिंग एलिट्स के बीच में, माइट बी। क्लियर है? एट द सेम टाइम द फैक्ट दैट सो मेनी डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस वर ऑफर्ड फॉर द एपिसोड सोर्स 16, जिसके बारे में मैंने जस्ट अभी बात कर ली है ना, कि दो कहानियां आती हैं, तो ये कहानी कुंती वाली, दूसरी कहानी आती है कि भाई द्रौपदी ने शिवा की तपस्या की थी और उसके थ्रू उन्होंने मांगा था ऐसा वरदान, है ना, डिफरेंट क्वालिटीज़ वाले हस्बैंड का, और फिर उनको इस तरीके से बाद में नेक्स्ट बर्थ में उनको इस तरीके से मिला। तो ये अलग अलग कहानियां आती हैं। माइट भी होगा, ऐड किया गया होगा, पर ये तो अगर हम ब्राह्मणास के कॉन्सेप्ट से देखें तो ब्राह्मणास के कॉन्सेप्ट से तो पूरी अपोजिट चीज लगती है, क्योंकि ब्राह्मणास नेवर सपोर्टेड फॉर द पॉलीएंड्री, है कि नहीं? इट सजेस्ट दैट पॉलीएंड्री ग्रेजुअली फेल इनटू डिसफेवर अमंग्स द ब्राह्मणास। तो या तो पहले मानते रहे होंगे माइट भी, और बाद में फिर उस चीज को उन्होंने डिसअप्रूव कर दिया होगा, ठीक है। क्योंकि वेदास में तो पॉलीएंड्री के एविडेंसेस हमें ना के बराबर ही मिल रहे हैं, हमें पॉलीगाइनी के एविडेंसेस मिलते हैं लेकिन पॉलीएंड्री के एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, ठीक है। कुछ इतिहासकार नोट करते हैं that while the practice of the polyandry may have seemed unusual or even undesirable from the Brahminical point of view, might be उस समय prevalent रही होगी हिमालयन रीजन में, नेपाल वगैरह, मतलब इतिहासकारों का थोड़ा सा डिफरेंट मत है, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया गया, बाकी और कुछ भी नहीं है। एक जगह पर कह रहे हैं कि नहीं था, पॉलीएंड्री को हो सकता है पहले रहा होगा लेकिन बाद में हटा दिया गया, और दूसरी चीज जो है वो ये कह रही है कि माइट भी ऐसा रहा होगा, क्योंकि हम देखते हैं आज के डेट में भी हिमालयन रीजन में जैसे नेपाल वगैरह में पॉलीएंड्री आपको देखने को मिल जाएगी। तो चूंकि ये कहानी जो है, इस कहानी को लिखने का जो थीम पॉइंट है वो भी नॉर्दर्न इंडिया है, नॉर्दर्न इंडिया में उस समय बहुत कुछ कल्चरल मिक्सअप है ना, उस समय नेपाल वेपाल इस तरीके से सेपरेट कंट्री के तौर पर तो है नहीं, पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक है, तो माइट भी वहां से ये चीजें यहाँ पर निकल के आ गई होंगी, है ना। युद्ध होते थे, अब युद्ध के दौरान ऐसी कंडीशन हो जाती थी कि जो है मेल्स की भी कमी हो और कभी और फीमेल्स की भी कमी हो सकती थी, है कि नहीं। किसी पर्टिकुलर एरिया में जीनोसाइड मचा दिया गया हो तो उस जीनोसाइड की वजह से हर तरीके का व्यक्ति प्रभावित होगा, तो मेल और फीमेल दोनों तरीके के लोग उससे अफेक्टेड होंगे, मरेंगे। तो माइट भी मेल्स के साथ साथ फीमेल्स की भी ऐसी कंडीशन आ गई होगी कि फीमेल, या फिर युद्ध का जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है ये 6th सेंचुरी BC, जब महाजनपद का ग्रोथ हो रहा है, बहुत सारे युद्ध लड़े जा रहे हैं। अब युद्ध के लिए कौन चाहिए? युद्ध के लिए मेल चाहिए ना, लड़की तो युद्ध लड़ेगी नहीं, फीमेल तो युद्ध चाहिए लड़ेगी नहीं। ऋग्वेदा में भी आपने देखा कि फीमेल्स को प्रेफरेंस दी जा रही है, मेल्स को प्रेफरेंस दी जा रही है, फीमेल्स को नहीं दी जा रही, है ना। वो क्या नाम है, एक श्लोका है, श्लोका में ये ऋग्वेदा में पोयम है, श्लोका के थ्रू की आपको बेटा ही उत्पन्न हो। तो ये चीज़ पॉइंट आउट करती है कि माइट भी लोग हमेशा कोशिश किए होंगे कि लड़के या बॉयज़ ही जन्म लें ज़्यादा से ज़्यादा, फीमेल्स को बिल्कुल भी उनके बर्थ को प्रमोट नहीं किया गया होगा, और एक सर्टेन टाइम आते आते फीमेल्स की संख्या कम हो गई होगी। फीमेल्स की जब संख्या कम हो गई होगी तो विवाह के लिए भी कम मिली होंगी, और ऐसे सिचुएशन में फिर क्राइसिस की सिचुएशन जब आई होगी तो क्राइसिस की सिचुएशन में उनको पॉलीएंड्री को ही सपोर्ट करना पड़ा होगा। क्लियर है? पॉलीएंड्री क्या है, मतलब 2-3 लोग मिलकर एक कॉमन अपनी वाइफ रखेंगे, है ना। सम अर्ली
sources suggest that polyandry was not the only or even the most prevalent. Obviously, it was not the, मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट से ये भी पता चलता है कि पॉलीएंड्री वाज नॉट द प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ मैरिज, दैट इज यस वेरी कॉमन, ये हमें पता है। हमने इसी सेकंड चैप्टर में 8 तरीके के विवाह पढ़े हैं, और 8 तरीके के थर्ड चैप्टर में आप 8 तरीके के जो विवाह पढ़ा है उसमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो पॉलीएंड्री को ज़्यादा इंडिकेट कर रहा हो, है ना। चलो, सो व्हाई देन डिड द ऑथर चूज टू एसोसिएट दिस प्रैक्टिस विद द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द महाभारत। ये इतिहासकार को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बेचारे सर खुजाते रह जाते हैं इस चीज़ को लेके। हमें याद रखना चाहिए, वी नीड टू रिमेंबर दैट क्रिएटिव लिटरेचर ऑफन हैज इट्स ओन नैरेटिव रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। माइट भी हो सकता है सोशल रियलिटी कुछ और रही हो, और स्टोरी को कुछ इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाने के चक्कर में पॉलीएंड्री वाले कॉन्सेप्ट को इंक्लूड कर दिया होगा, मतलब ये नैरेटिव रिक्वायरमेंट रही होगी इस डॉक्यूमेंट की, पॉलीएंड्री वाला, एंड डज नॉट ऑलवेज लिटरली रिफ्लेक्ट सोशल रियलिटी। हो सकता है ये समाज में रियलिटी ना रही हो, सोशल रियलिटी ना रही हो पॉलीएंड्री की, क्लियर है, सच्चाई कुछ और ही रही हो, सच्चाई कुछ और रही हो, लेकिन डॉक्यूमेंट की ये रिक्वायरमेंट हो गई होगी, उस एपिक की ये रिक्वायरमेंट हो गई होगी, जिसकी वजह से मतलब कहानी में लगा होगा लिखने वाले ऑथर को कि अगर मैं इस तरीके से बनाऊंगा तो माइट भी डॉक्यूमेंट जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों को टच कर पाएगा, तो इसलिए उन्होंने पॉलीएंड्री इंक्लूड कर दिया। अब ये इतिहासकार आपस में बहस कर रहे हैं, समझने की कोशिश। आगे बढ़ते हैं, लास्ट है हैंडलिंग टेक्स्ट के बाद डायनेमिक टेक्स्ट। डायनेमिक टेक्स्ट जो है ये लास्ट है इस पर्टिकुलर आज के वीडियो के टॉपिक का। द ग्रोथ ऑफ द महाभारत डिड नॉट स्टॉप विद द संस्कृत वर्जन, ठीक है, मतलब चूंकि संस्कृत वर्जन है सब कोई इसको नहीं पढ़ सकता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, महाभारत तेजी से जो है वो बढ़ा और लोगों ने इसको पढ़ने की कोशिश की, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और इनफैक्ट सेंचुरीज, सालों बीतते चले गए, कई साल हो गए, हज़ारों साल हो गए, है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि महाभारत के भले डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स लाए गए, बट उन वर्जन्स में भी हमें देखने को मिलता है कि एक्सेप्टेंस है वाइड लेवल पर, रीजनल वर्जन्स हैं उन सब में, है ना। तो ऑन इसमें है क्या, एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ डायलॉग बिटवीन पीपल, कम्युनिटीज एंड दोज हु रोट द टेक्स्ट। बेसिकली चाहे जितने भी वर्जन आगे लिखे गए हो, संस्कृत में तो एक्चुअली जो भी हो गया, लेकिन आगे जाके जो नए वर्जन लिखे भी गए, उन वर्जन्स में यही एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई, इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई कि भैया जो एक्चुअली लिखा है व्यक्ति ने, उस व्यक्ति का लिखने का जो मोटिव है उसको जब हम रीजनल लैंग्वेज पे लिखें तो भी हम कोशिश यही करें कि वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लोगों की मेंटालिटी को भी बुक में इंक्लूड करते रहे कुछ हद तक, मतलब समझ रहे हो कि उसको पर्टिकुलर टाइम पीरियड में रिलेवेंट बनाने की कोशिश की गई, जैसे जैसे डॉक्यूमेंट आगे बढ़ा होगा। संस्कृत में तो जो था वो उस समय के हिसाब से बना दिया गया था, लेकिन आगे जाके भी जब इसके नए वर्जन्स बने होंगे, जो लिखे गए होंगे, उनको भी उस पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से रिलेवेंट बनाने की कोशिश की गई होगी, ठीक है। सेवरल स्टोरीज दैट ओरिजिनेटेड इन स्पेसिफिक रीजन्स सर्कुलेटेड अमंग सर्टेन पीपल, क्यों, क्योंकि हम जैसा याद होगा ना, जब पहला वीडियो बना तो पहले वीडियो में ये बात ही हुई थी कि महाभारत के बहुत सारे डिफरेंट वर्जन्स थे, उनमें से संस्कृत को पढ़ा गया क्योंकि संस्कृत में बहुत कॉमन चीज़ें मिल रही थी, और डिफरेंट वर्जन्स को फुट नोट पे इंक्लूड कर दिया गया। तो बहुत सारी ऐसी स्टोरीज थी जो ओरिजिनली सर्कुलेट हो रही थी, है ना, तो उन्होंने ओरिजिनली लिखने वाले लोगों ने उसको एपिक का हिस्सा बना दिया गया, क्लियर है, और सेंट्रल स्टोरी को भी उसमें रखा, बट उसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए, ठीक है। सेंट्रल स्टोरी जो थी उसको रीटोल्ड इन डिफरेंट वेज, मतलब थोड़े मॉडिफिकेशंस कर दिए उसमें, है ना, कई एपिसोड्स को चेंज कर दिया गया, आगे जाके उन्हीं एपिसोड्स को वॉल वगैरह पे, मंदिरों पे, टेम्पल्स पे, बड़े बड़े वॉल्स पे पेंट किया गया, ताकि महाभारत की स्टोरी को ना सिर्फ पढ़ो बल्कि जो लोग नहीं पढ़ सकते, सिर्फ सुने हुए हैं, वो लोग भी समझ सके बहुत अच्छे से। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका होता था समझाने का चीज़ों को, कि आपको मैंने कोई कहानी सुना दी और उस कहानी को ही आप पूरे वॉल पे डिपिक्टेड या पेंटेड तौर पे देखो तो वो एक पिक्चर के फॉर्म में ज़्यादा कैची होगा और समझने में हेल्प करेगा। दे ऑल्सो प्रोवाइडेड द थीम्स फॉर अ वाइड रेंज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। बहुत सारे इसी डॉक्यूमेंट यानी महाभारत के नरेशन से जो स्टोरीज निकल के आती हैं, चाहे वो द्रौपदी का चीरहरण का इंसिडेंट हो, महाभारत के युद्ध का इंसिडेंट हो, भगवद गीता की डायडेक्टिक पोर्शन का इंसिडेंट हो, इसको क्या किया गया, परफॉर्मिंग आर्ट्स वगैरह, ड्रामा, डांस वगैरह के थ्रू पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश की गई। मतलब ना सिर्फ ये टेक्सचुअल फॉर्म में है
बल्कि इट इज़ ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ पोएम्स, इट इज़ ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ स्कल्पचर, इट इज़ ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। आज की डेट में यस बहुत सारे ऐसे डांस हैं आपके जिन डांस में महाभारत की थीम है। जैसे आपके क्या नाम है, भारतनाट्यम वगैरह, कुचिपुड़ी वगैरह, इन सब में देखोगे तो कई सारे ऐसे डांस फॉर्म हैं जिनमें महाभारत की थीम है। यस, तो होपफुली समझ में आ गया होगा कि क्या क्या आपने देखा। 3 चीज़ें, सोशल डिफरेंस, सोशल कॉन्टेक्स्ट समझ लिया, हैंडलिंग टेक्स्ट समझ लिया, और फिर डायनामिक टेक्स्ट की कैसे ये डायनामिक है। तो डायनामिक इसलिए हो गया क्योंकि ना सिर्फ ये टेक्स्ट के फॉर्म में अवेलेबल है बल्कि ये रीजनली अलग अलग वर्जन्स में अवेलेबल है। ना सिर्फ रीजनल वर्जन्स में अवेलेबल है बल्कि ये प्ले, ड्रामा, स्कल्पचर, पेंटिंग्स के फॉर्म में भी अवेलेबल है। क्लियर है? तो कुछ ऐसी ही डाइवर्सिटी, जिस डाइवर्सिटी में महाभारत लिखा हुआ है, ऐसी डाइवर्सिटी आपको मिलती है व्हेन यू कम टू द प्लस क्लासेस ऑफ अनअकैडमी, बिकॉज हियर इन द प्लस क्लासेस you get the chance to interact with the teacher, you can get the chance to get your doubt resolved in the real time, उसी समय पे, है ना। we can ask doubts even, डाउट्स का मतलब हमें डाउट है कि भैया आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हमने क्वेश्चन पूछ लिया, है ना। तो हमने, आपको लगा होगा टीचर की डाउट पूछेगा, तो आपसे हमने क्वेश्चन कर लिया कि फला जो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाया, इस टॉपिक में ये पर्टिकुलर चीज़ बताए हुए, महाभारत पूरा पढ़ा दिया। अब मान लो महाभारत में आपसे पूछ लिया कि डायडेक्टिक का मीनिंग क्या है, नैरेटिव का मीनिंग क्या है, बताओ, है ना। तो ये आपके लिए हमने डाउट क्रिएट कर दिया। अब आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, समझ लिया है, तो तुरंत आप आंसर दोगे। और कैसे इसका आंसर दोगे, क्योंकि हम वहाँ पर पोल क्विजेस के थ्रू क्वेश्चन पूछते हैं, और पोल क्विजेस के थ्रू क्वेश्चन पूछते हैं। आपको एक पर्टिकुलर टाइम मिलता है, इस टाइम में आपको इसको आंसर करना होता है। आपने आंसर किया, हमें पता चल गया, वाह क्या बात है, आपने तो सीख लिया है, यानी आपको समझ आ गया है पूरा कॉन्सेप्ट। तो यही नहीं, आपको इसके साथ साथ ये भी पता चल जाएगा कि कितने और लोगों ने सीखा, और आप वहाँ पर उस क्लास में कहाँ स्टैंड करते हैं, कितना जल्दी आपने आंसर किया है। क्लियर है? तो बड़ा इंटरैक्टिव हो जाएगा, आपके फ्रेंड्स के साथ भी आपका इंटरेक्शन की, आप 4 लोग अगर साथ में प्लस प्लेटफॉर्म पर एनरोल हो रहे हैं, तो उस प्लस प्लेटफॉर्म पर चारों लोग, 5 लोग जो है वो कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन असेस योर प्रोग्रेस। फिर आपको लगभग हर हफ्ते यू गेट द चांस टू विन द स्कॉलरशिप। ठीक है, आपको बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं इसमें, वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट पे, और इनफैक्ट आप अपनी पढ़ाई को फंड भी कर सकते हो अगर आप बढ़िया परफॉर्म करते हो स्कॉलरशिप टेस्ट पे। ये सब कुछ आपको मिलता है जब व्हेन यू कम एनरोल इन दिस प्लेटफॉर्म, एंड एनरोलमेंट के दौरान यू यूज द कोड इंद्र। इसको नहीं भूलना है, कोड को नहीं भूलना है। जब आप एनरोल करने आएंगे प्लस क्लासेस पे, तो आप मेरा कोड यूज़ करें, INDRA, और आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, वादा है मेरा, कि एक एक लाइन जैसा मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, एक एक वर्ड आपका कन्फ्यूजन में कभी नहीं जाएगा। प्रॉमिस है, आपको 100% हिस्ट्री समझ आएगा। ठीक है, इसके अलावा यू कैन कनेक्ट विथ अस सोशल स्कूल का टेलीग्राम चैनल, जिसमें आपको डिफरेंट अपडेट्स, आगे क्या होने वाला है, क्या आपके लिए हम स्पेशल प्लान कर रहे हैं, ये सारा कुछ स्केड्यूल वगैरह मिल जाता है। तो आज यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ ही हम चैप्टर 3 को ख़त्म करते हैं। क्वेश्चंस आंसर्स की प्रैक्टिस हो जाएगी, वो मैं करवा दूंगा अलग से, ठीक है, एक सेपरेट वीडियो में। और अब चैप्टर 4 को हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो बने रहिए सोशल स्कूल के साथ, अपना ध्यान रखिए, बाय।